नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए, आपका स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, पुष्कर सिंह धामी के भाग से छींका टूटा, बने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। राफेल सौदे की फ्रांस में जांच शुरू, अंबानी पर कृपा की खुल सकती है पोल। बीजेपी ने धांधली से किया कमाल, यूपी की 65 जिला पंचायतें कब्जाई। 20 करोड़ की घूस के मामले में संघ के बड़े प्रचारक निम्बाराम पर केस दर्ज। कैप्टन को सलाह देने में फंस गए सिद्धू, खुद नहीं भरा था लाखों का बिल। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए लेते हैं सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। न सतपाल महाराज को मौका मिला, न ही धन सिंह रावत को। त्रिवेंद्र सिंह भी वापसी की आस लगाए बैठे थे, मगर उनका भी नंबर नहीं आया। केवल 2 बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी के भाग से छींका टूटा और अब वे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। शनिवार को देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया गया। हाईकमान की पसंद पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की खटीमा सीट से विधायक हैं। 45 साल के युवा धामी लगातार 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। धामी को पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का करीबी समझा जाता है। धामी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू की थी और उसके बाद वो 2 बार उत्तराखंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे थे। धामी को अपने इलाके में अच्छी सक्रियता रही है उनकी। बता दें, कुछ ही महीने में 2 बार मुख्यमंत्री, बल्कि 3 बार कहना चाहिए, 3 बार मुख्यमंत्री बदले जाने के कारण उत्तराखंड में बीजेपी की खासी किरकिरी हो चुकी है। राज्य में 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में धामी और बीजेपी की उत्तराखंड इकाई के सामने विधानसभा का चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल चुनौती है। तो बड़ा ही अटपटा निर्णय है, बड़ी अटपटी चॉइस है हाईकमान की कि पुष्कर सिंह धामी को उसने भावी मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। उत्तराखंड के धामी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ये एक बहुत ही नामालूम से नेता हैं। 2 बार विधायक बने हैं और उत्तराखंड में युवा मोर्चा के अध्यक्ष वगैरह रहे हैं, लेकिन इनकी कोई ख़ास पहचान नहीं है, प्रशासनिक कोई अनुभव नहीं है। और ऐसे समय में जब उत्तराखंड में चुनाव है 7 महीने बाद, तब हाईकमान ने, मोदी और शाह ने उनको उत्तराखंड की बागडोर सौंपने का निर्णय लिया है। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ी अबूझ पहेली है कि जब उत्तराखंड में बीजेपी के पास कई और ताकतवर नेता थे और उनके पास अनुभव भी था। सतपाल महाराज थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत को दोबारा बनाया जा सकता था, धन सिंह रावत भी सीनियर हैं और भी सीनियर नेता हैं, लेकिन इन सब को दरकिनार करके एक नामालूम से विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हाईकमान ने कर लिया है। तो ये आज की बीजेपी के बारे में भी बताता है कि बीजेपी किस तरह से चलाई जा रही है, जो लोग चलाए जा रहे हैं उन्हें किस तरह का मुख्यमंत्री चाहिए। जाहिर है कि पुष्कर सिंह धामी एक अच्छे कठपुतली मुख्यमंत्री साबित होंगे दिल्ली दरबार के। उसी के आदेश पर वो सारा कुछ करेंगे, बाकी भी कर रहे हैं, लेकिन ये और भी नौसिखिए हैं, तो ये और भी निर्भर रहेंगे दिल्ली की कृपा पर। दिल्ली की कृपा से ही चूंकि मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। तो ये बड़ा ही अटपटा निर्णय है। तीरथ सिंह रावत को तो जाना ही था, उनका भी चयन बड़ा ही अटपटा था और हमने देखा कि 4 महीने में उन्होंने कितने अटपटे बयान दिए हैं, कितने अटपटे काम किए हैं और उनकी वजह से उत्तराखंड में सरकार की और भी फजीयत हुई है। जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के मामले में माना जाता था कि उनके राज्य में बीजेपी अलोकप्रिय हो गई और चुनाव जीतना मुश्किल होगा और इसीलिए उनको हटाया भी गया था, लेकिन तीरथ सिंह रावत के आने के बाद उत्तराखंड में बीजेपी की और भी मट्टी पलीत हुई है, वो और भी चुनाव के लिहाज से पिछड़ गई है। और अब पुष्कर सिंह धामी को लाया गया है, वो क्या कर लेंगे इन 7 महीनों में, जबकि पार्टी पर भी उनका कंट्रोल नहीं रहेगा और सरकार भी उनके कंट्रोल से बाहर रहेगी, क्योंकि बड़े नेता तो उनके वश में आने वाले नहीं हैं। तो अब किस तरह से उत्तराखंड में ये सरकार चलेगी, ये देखने की बात है। बड़ी दिलचस्प स्थिति है कि
इतने महत्वपूर्ण चुनाव के समय बीजेपी ने एक ऐसे नेता को चुना है जो किसी तरह से उत्तराखंड की जनता को आकर्षित नहीं कर सकता है चुनाव के लिहाज से अगर देखें तो, और ना ही प्रशासनिक अनुभव ना होने की वजह से वो कुछ ठोस काम कर पाने की स्थिति में होंगे। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने एक तरह से गिव अप कर दिया है, छोड़ दिया है उत्तराखंड को, उम्मीद छोड़ दी है कि उत्तराखंड का चुनाव जीतना शायद अब संभव नहीं होगा। तो अब उन्होंने एक ऐसे नेता को बैठा दिया है जो इन 6 महीनों का सफ़र किसी तरह से निकाल देगा, और अगर बीजेपी को इस बीच में कोई अच्छा मुद्दा हाथ लग गया तो शायद वह तरनी पार भी हो जाए, लेकिन फिलहाल उसकी जो नैया है वो भंवर में डोल रही है। अगली खबर लेते हैं। राफेल लड़ाकू विमान सौदे की जांच फ्रांस में शुरू होने से दिल्ली में हलचलें एकदम से तेज हो गई हैं। फ्रांसीसी ऑनलाइन पोर्टल मीडिया पार्ट ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि फ्रांस के एक जज को उस कांड की जांच के लिए नियुक्त कर दिया गया है। मीडिया पार्ट ने अप्रैल महीने में कुछ रिपोर्ट छापकर दावा किया था कि भारत और फ्रांस के बीच हुई इस डील में एक भारतीय बिचौलिए कंपनी शामिल थी और उसे 1 मिलियन यूरो लगभग 8.5 करोड़ रुपए दिए गए थे। मीडिया पार्ट ने ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले में फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विसेज PNF की वित्तीय अपराध शाखा ने 14 जून से राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में हुए सौदे की जांच शुरू कर दी है। आपको याद दिला दें कि 2019 के चुनाव में राफेल सौदा एक बड़ा मुद्दा बन गया था। फ्रांस के ही इसी पोर्टल ने खबर दी थी कि अनिल अंबानी को मोदी सरकार की सिफारिश पर ही सौदे में शामिल किया गया था। उन्हें खासतौर पर एक डील दी गई थी। उस समय चौकीदार चोर है का जुमला भी खूब उछला था कांग्रेस की तरफ से, मगर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इस मामले को में सरकार को क्लीन चिट दे दी थी और उससे वो उसकी वैतरणी उस समय पार लग गई थी। रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस एक बार फिर से हमलावर हो गई है। अब कांग्रेस ने इस सौदे की संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC से जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने आधा मुहावरा लिखा है अपने ट्वीट में, चोर की दाढ़ी, आगे आप जोड़ सकते हैं, और इसके साथ ही उन्होंने #राफेल स्कैम लिखा है। तो राफेल का जो पिटारा है वो फिर से खुल गया है। राफेल सौदे का भूत फिर से बोतल के बाहर जिन आ गया है, क्योंकि उसकी जांच शुरू हो गई। आपको याद होगा पहले भी इसी मीडिया पार्ट ने कई रिपोर्टें दी थी जिसके बाद हंगामा मचा था, पूरे बात खुलकर सामने आ गई थी। उस समय जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे उन्होंने भी खुलेआम ये कहा था कि उन्होंने तो भारत सरकार के कहने पर ही अनिल अंबानी को इस सौदे में शामिल किया था, क्योंकि भारत सरकार ने ये शर्त रखी थी। तो ये कई स्तरों पर ये पोल खुल चुकी है, लेकिन चूंकि उस समय रंजन गोगोई थे और रंजन गोगोई किस तरह के जज थे आप जानते ही हैं, उनके बारे में जितना कहा जाए कम होगा। उन्होंने सरकार को क्लीन चिट दे दी थी और 2019 का चुनाव बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने उसी तरह से उसी में निकाल लिया था। लेकिन लोगों के दिमाग में शक अभी भी बना हुआ है और शक निराधार नहीं था, और इसीलिए फ्रांस ने उस पर जांच फिर से शुरू कर दी है। एक जज ने जांच शुरू कर दी है। तो इसमें जो बिचौलिया था जिसने दलाली खाई है, जबकि ये इंटर गवर्नमेंटल सौदा था, यानी भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच में सौदा था, तो इसमें दलाली वगैरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दलाली दी गई है, दलाली खाई गई है, तो वो मामला भी उठेगा। अनिल अंबानी जो कि प्रधानमंत्री ने जब ये डील साइन की थी उसके ठीक 2 हफ्ते पहले ही उन्हें इस डील में शामिल किया गया था। किसके कहने पर किया गया था, अब ये भी खुलकर सामने आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भी सामने आ सकता है कि जो राफेल 500-550 करोड़ का था उसको 1600 करोड़ में क्यों खरीदा गया, और 126 राफेल के बजाय 36 राफेल खरीदने का फैसला क्यों किया गया। तो तमाम सवाल हैं जो अब फिर से नए सिरे से उठेंगे और विपक्षी दल इसको निश्चित रूप से मसला बनाएंगे। संसद का सत्र शुरू होने वाला है, उस पर इसमें विचार होगा और हो सकता है कि JPC के लिए दबाव और बढ़ जाएगा सरकार पर। तो देखना यह है कि क्या आगे सामने आता है जांच से। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी
65 सीटों पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में केवल 6 सीटें ही आई हैं। इसके अलावा आरएलडी ने 1 तो अन्य ने 3 सीटों पर कब्जा किया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। इसके अलावा लखनऊ में भी सपा ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। सपा ने आरोप लगाया कि उनके सदस्यों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। सपा ने कहा कि उनके सदस्य अरुण रावत का अपहरण भी कर लिया गया है। वो वोट डालने सुबह गए थे, लेकिन उसके पास से ही उनको गायब कर दिया गया है। इसको लेकर सपा ने जमकर विरोध भी दर्ज कराया है। वहीं औरैया में जिला अधिकारी का वीडियो वायरल करके सपा ने दावा किया है कि सीसीटीवी कैमरा जानबूझकर खराब करके डीएम चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। कन्नौज में समाजवादी पार्टी का पुलिस पर सपा प्रत्याशी को मतदान स्थल पर जाने से रोकने का आरोप भी लगाया है। हापुड़ में सपा सदस्य प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया उन्होंने, इसकी भी खबर है। रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी पर 2 सदस्यों को किडनैप करने का आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा बलिया में सपा ने 45 सदस्यों को एक बस से मतदान केंद्र पर पहुंचाया, तो बीजेपी ने इस पर भी आपत्ति करके दर्ज कराई और विरोध किया। इसके अलावा संभल में मतदान के दौरान सपा और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जमकर हंगामा हुआ। वहीं बलिया में आधा दर्जन फर्जी वोटर पकड़े गए हैं। तो ये पूरा चुनाव दरअसल एक तरह का धोखा है, धोखाधड़ी है, क्योंकि बीजेपी ने ये 75 में से 65 जिला पंचायतों पर कब्जा अपनी ताकत के बल पर किया है, जनमत के बल पर नहीं। अपनी जो धन शक्ति है, जो सरकारी मशीनरी है, उनके बल पर और आपराधिक तत्वों की मदद लेकर किया है। और कितनी ही रिपोर्ट आई हैं जिसमें प्रत्याशियों को गायब करने की खबर है, जो मतदान करने वाले हैं, पंचायत सदस्य हैं, उनको रोका गया मतदान करने से। तो बीजेपी ने इस चुनाव में साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपनाया है और तब जाकर ये कब्जा किया है। पहले भी होता था, पहले भी सरकारें जब होती थी, जो जिसकी सरकार होती थी वो कोशिश करती थी कि जिला पंचायतों पर उसके अपने लोग काबिज हों, लेकिन इस बार बीजेपी ने तमाम हदें तोड़ दी हैं, तमाम मर्यादाएं छोड़ दी हैं और जो कहती थी कि वो पार्टी विद अ डिफरेंस है, वो कहीं नहीं नज़र आया। उसने सत्ता पर काबिज होने के लिए, ज़िला पंचायतों पर कब्जा करने के लिए ऐसा कोई भी हथियार हथकंडा नहीं छोड़ा जिसे चुनावी आचार संहिता या चुनाव की पवित्रता के मद्देनज़र बुरा समझा जाता है। उसने हर हथकंडा अपनाया है। तो ये बहुत दुर्भाग्य है, लेकिन शायद बीजेपी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बन गया है, उसके कारण उसे लग रहा है कि जितना ज़्यादा इन निकायों पर कब्जा होगा, उतना 7 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो उसका वो फ़ायदा उठा सकेगी, चुनाव को प्रभावित कर सकेगी। तो उसका एजेंडा विधानसभा चुनाव है, लेकिन ये इससे हो सकता है कि जनमत और भी विरुद्ध हो जाए, क्योंकि ये जनमत का अपमान है। जिन्होंने किसी और को चुना था उनको हटाकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार थोपे हैं, तो इसका नकारात्मक असर भी पड़ सकता है और अगले चुनाव में वही मतदाता और भी मुखर होकर और भी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर बीजेपी के खिलाफ वोट कर सकते हैं। अगली खबर लेते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बा राम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से संघ और बीजेपी की बहुत किरकिरी हो रही है। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के एक मामले में प्रचारक निम्बा राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कांग्रेस ने मांग की है कि निम्बा राम की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। मामला यह है कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम में घर घर से कचरा उठाने का काम करने वाली बीवीजी इंडिया लिमिटेड के 2 कर्मचारियों से जयपुर की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर ने बातचीत के दौरान रिश्वत मांगी थी और इस दौरान वहां निम्बा राम भी मौजूद थे। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें कथित रूप से राजाराम गुर्जर को बीवीजी कंपनी के कर्मचारियों से 20 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगते हुए सुना जा सकता है। आरोप है कि कंपनी
के 276 करोड़ रुपए के बकाये बिल को पास कराने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई। इस वीडियो ने बीजेपी और संघ के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी है। एसीबी के निदेशक बीएल सोनी का कहना है कि वे इस वीडियो की जांच कर रहे हैं और इस मामले में सौम्या गुर्जर की भूमिका की भी जांच की जा रही है। एसीबी ने बीजेपी नेता राजाराम गुर्जर, बीवीजी इंडिया लिमिटेड कंपनी के प्रमुख ओमकार सप्रे को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने निम्बाराम के भी खिलाफ मामला और मुकदमा दर्ज किया है। तो ये असल में कई चीज़ें हैं, करप्शन और उससे बीजेपी नेताओं का जुड़ा होना और अब संघ के नेताओं का जुड़ा होना। धीरे धीरे ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे बीजेपी जगह जगह सत्ता पर काबिज होती जा रही है, वैसे ही उसके नेताओं में, कार्यकर्ताओं में करप्शन बढ़ता जा रहा है और ये करप्शन अब आरएसएस के जो प्रचारक हैं, नेता हैं, उनमें भी घर करता जा रहा है। वो भी इस तरह के सौदेबाजी में शामिल हो रहे हैं, उसको हरी झंडी दे रहे हैं। तो ये जो मामला है, हो सकता है निम्बाराम का भी हिस्सा हो इस रिश्वतखोरी में, वो भी शामिल हो, या हो सकता है वो शामिल ना हो, लेकिन वो अपने आंखों के सामने इस डील को होते देख रहे हैं और इस डील का पैसा कहीं इस्तेमाल होना हो, इसका भी वो इंतज़ाम कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हों। इंतज़ाम हिस्सा हो सकता है कि पार्टी के लिए इस्तेमाल हो, संघ के लिए इस्तेमाल हो। तो ये तमाम सवाल हैं जो इस कांड से उभर कर आए हैं और आने वाले दिनों में आपको इस तरह की चीज़ें और भी सुनने को मिलेगी, क्योंकि जाहिर है कि जब बहुत सत्ता आती है, पावर आता है, पैसा आता है, तो अच्छों के मन खराब होने लगते हैं। और बीजेपी के आरएसएस कोई ऐसा तो नहीं कि ऊपर से प्रकट हुए हैं, वो भी हाड़ मांस के इंसान हैं, उन्हें भी रुपया आकर्षित करता है, उनके भी नाते रिश्तेदार भाई बंधु हैं, उनकी भी मदद करने में उन्हें खुशी होती होगी। तो अब वो भी इस पूरे जो भ्रष्ट तंत्र बीजेपी के जरिए खड़ा हो रहा है, बीजेपी में खड़ा हो रहा है, संघ परिवार में खड़ा हो रहा है, वो उसमें धीरे धीरे शामिल होते जा रहे हैं। और ये पूरी जांच होगी तो समझ में आएगा कि निम्बाराम की क्या भूमिका थी और उनको हो सकता है जेल भी जाना पड़े। तो ये संघ में एक नई चीज़ की शुरुआत होगी कि उसके प्रचारक करप्शन में शामिल हैं और उनको जेल भी जाना पड़ रहा है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर हमला करने के चक्कर में नवजोत सिंह सिद्धू खुद फंस गए हैं। हाल में उन्होंने बिजली की स्थिति को लेकर अमरिंदर पर हमला किया था। सिद्धू ने कहा था कि अगर राज्य में सही दिशा में काम करना है तो पंजाब में बिजली कटौती या कार्यालय के समय को रेगुलेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने बिजली कटौती रोकने के लिए कई सुझाव भी दे डाले थे, लेकिन सिद्धू उस समय फंस गए जब उनके बिजली का बिल सार्वजनिक हो गया। पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की वेबसाइट के अनुसार अमृतसर स्थित सिद्धू के घर का बिजली का बिल 8,67,540 रुपये हो गया है, जो अब तक जमा नहीं किया गया है और बिल जमा करने की आखिरी तारीख 2 जुलाई थी। वहीं बिजली बिलों को लेकर अब शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। अकाली दल ने एक मीम को साझा करते हुए ट्वीट किया है कि कैप्टन साहब, अगर आपको बिजली संकट से पंजाब की जनता को परेशान करने से फुर्सत मिल गई हो तो कृपया अपने उस मंत्री पर ध्यान दें जिसका लाखों रुपए का बिजली का बिल बकाया है और उन पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। शिरोमणि अकाली दल ने अपने इस ट्वीट में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को भी टैग किया है। तो साफ है कि नवजोत सिंह सिद्धू ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार अपने ही नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला कर रहे हैं और इस बार वो हमला करने के चक्कर में खुद भी फंस गए हैं, अपनी ही छीछा लेतर करवा चुके हैं। लेकिन जो कुछ भी नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं वो ना उनके हित में नजर आ रहा है ना पार्टी के हित में आ रहा है, क्योंकि बदनामी दोनों की हो रही है और अकाली दल इसमें मजे ले रहा है, जो कि उसके ट्वीट से भी साफ होता है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अगर ये सब कर रहे हैं तो ये भी तय है कि प्रियंका और राहुल गांधी का उनको संरक्षण मिला हुआ है, नहीं तो इतनी हिम्मत नहीं कर पाते हो। अगर इस तरह की हरकत कोई और नेता करता तो अभी तक पार्टी से बाहर भी कर दिया जाता। तो नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में हाईकमान को पता नहीं क्या इल्हाम है, उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि वो अपरिहार्य हैं और उनके बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता और उन्हें किसी भी तरह की छूट देना वो ठीक समझते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये पंजाब कांग्रेस की संभावनाओं पर एक तरह से पानी फेरने का काम कर रहा है।
तो दोस्तों कुल मिलाकर ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं सोमवार को फिर हाजिर होऊंगा सोमवार की खास खबरों को लेकर उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।